पिता सेना में कर्नल, माँ मेरठ के नामचीन स्कूल में प्रिंसिपल, पति सेना में कैप्टन। एक ऐसी लड़की जो एक हाई प्रोफाइल जिंदगी जीती हो, एक ऐसी लड़की जो एमबीए डिग्री होल्डर हो, साथ ही घूमने फिरने का शौक हो, महंगे कपड़े पहनने का शौक हो। जिस तरह की जिंदगी एक हाई प्रोफाइल, या यूं कहें कि जिस तरह की जिंदगी एक सेलिब्रिटीज जीते हैं, उस तरह की जिंदगी जीने वाली लड़की के हाथों से एक ऐसा क्राइम हो जाता है जो शायद किसी ने भी नहीं सोचा हो। या यूं कहें कि कोई किसी भी अच्छी खासी लड़की को देखकर ये सोच नहीं सकता कि ये लड़की इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है। हम बात कर रहे हैं उस मामले की जो मामला 2008 में सामने आया था, जिस घटना की गूंज मेरठ से दिल्ली तक सुनाई दी थी, लखनऊ तक सुनाई दी थी, और इस मामले को सुनकर हर कोई दहल गया था और किसी को भी अपनी आंखों पर, अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि कोई एक लड़की इस तरह का काम कर भी सकती है। इस मामले में हम आगे और भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसी मामले को लेकर के कुछ सवाल आज मैं लेकर के आई हूं, जो सवाल शायद मीडिया में ज़्यादा दिखाई नहीं गए। ये एक ऐसा मामला है जो मीडिया में इस कहानी को ज़्यादा चर्चा में लाया ही नहीं गया, इस कहानी के बारे में ज़्यादा किसी ने चर्चा ही नहीं की। इस मामले में बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक मौजूद हैं। अभिषेक, सबसे पहले तो एक सवाल करूंगी कि इस क्राइम को मेरठ का महाक्राइम कहा जाता है कि ये एक ऐसा क्राइम था जिसके बाद दिल्ली, लखनऊ तक लोग दहल गए थे, जिसका किस्सा मीडिया में भी कहीं इतना ज़्यादा चर्चित नहीं था। आप उस क्राइम के बारे में बताइए। नंदिनी, ये एक मेरठ का महाक्राइम, अगर इसको कहें, मेरठ का क्या, आप अगर पूरे यूपी का भी कहेंगे तो ये कम होगा, क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है जिसमें सबसे वीवीआईपी घर की लड़की, हाई प्रोफाइल घर की लड़की, वो अच्छी ज़िंदगी जी रही थी। आपने जैसे बताया, पिता सेना में कर्नल थे, पति उसका सेना में कैप्टन था, वो खुद एमबीए डिग्री होल्डर थी, फराटेदार अंग्रेजी बोलती थी। ये तब इस जिंदगी में अपराध जगत में आती है जब इसकी माँ चली जाती है दुबई। लेकिन हाँ, दुबई में इसका कोई ऐसा कनेक्शन नहीं था। दुबई में ये एक अच्छे से इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही होती है। वहाँ से लौटने के बाद ये लोग जाते हैं गंगानगर। वहाँ इसका पति से तलाक होता है, कोर्ट जाता है मामला, और उसके बाद से कहानी ऐसी बिगड़ती है, ये अपने पति से भी बदला नहीं लेती। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, ये ऐसी उलझी हुई कहानी है जिसको समझने के लिए आपको आखिर तक बने रहना होगा। ये अपने पति से बदला लेने के लिए कोई अपराध नहीं करती, इसका अपने ससुराल वालों से कोई मतलब नहीं था, ना मायके वालों से कोई मतलब था। फिर वो इंसान कौन था, ये जानना बेहद ज़रूरी है, और मैं इसी की कहानी आपको बताता हूँ। जिस लड़की का जिक्र हम लोग कर रहे हैं उसका नाम है शीबा सिरोही। आप गूगल पे सर्च करेंगे, शीबा सिरोही का नाम सबसे ऊपर आएगा। 1 अगस्त को, जब आप 1 अगस्त के दिन मोइन खान की घटना पे पूरी मीडिया इंडस्ट्री लगी हुई थी, उसी दिन अदालत सज़ा सुना रही थी शीबा सिरोही को, और वो कोर्ट रूम में फफक कर रो रही थी। वहाँ खड़े पुलिस वालों को भी ये अंदाज़ा नहीं होगा, जो इस केस से नए जुड़े होंगे, कि आखिर कहानी क्या है। और ये कहानी शुरू होती है गंगानगर के राधा गार्डन से, जिसकी कहानी आपको भी पता है। आप इसकी कहानी की शुरुआत कीजिए, फिर मैं बताता हूँ कि वो इजलाल कौन था जो नाम बदल कर इसकी ज़िंदगी में आया, और जो लव जिहाद का कानून आज यूपी में आया है, वो 16 साल पहले कितनी बड़ी घटना को अंजाम दे गया, वो समझाते हैं उसके। जी बिल्कुल। अभिषेक, जिस तरह से आपने नाम लिया लव जिहाद का, हालांकि मैं इस पूरी घटना को लव जिहाद का नाम नहीं दूंगी, लेकिन हाँ, हो सकता है, क्योंकि जैसे आपने नाम लिया, राधा गार्डन से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। हालांकि जब लड़की की शादी हुई तो उसका उसके पति से बना नहीं, लेकिन बात इतनी पहुंच गई कि कोर्ट तक इनको जाना पड़ा। उसके बाद ये दोनों अलग हुए, जिसके बाद से शीबा सिरोही जो है अलग रहने चली गई। शीबा को भी नहीं पता होगा कि कोई एक शख्स उसकी जिंदगी में ऐसा आएगा जो उसको अर्श से फर्श तक ले आएगा। दरअसल जब शीबा अपने पति से अलग रहती है, उसके बाद एक दिन वो एक बेकरी शॉप में जाती है। बेकरी शॉप में उसकी मुलाकात उसके दोस्तों से होती है। उसके दोस्त उसे एक इजलाल नाम के लड़के से मिलाते हैं। हालांकि नाम वो उसका बताते नहीं है जो असली नाम होता है, वो उसे एक हिंदू नाम बता करके शीबा को उस लड़के से मिलवाते हैं। अब
इस कहानी में आगे वही होता है जो हर एक लड़का लड़की की कहानी में होता है कि नंबर एक्सचेंज होता है, बातें होने लगती है, बातें आगे बढ़ती हैं और धीरे धीरे फिर जब इजलाल को पता चलता है कि लड़की जो है अकेले रहती है, उसे आने जाने में दिक्कत होती है, उसके बाद इजलाल उसके लिए गाड़ी भेजता है। फिर ये किस्सा धीरे धीरे पूरे मोहल्ले को पता चलता है, जिसके बाद मोहल्ले में ये चर्चा होती है कि भाई लड़की ने जो है नाक कटवा दी क्योंकि दूसरी बिरादरी का लड़का जो है हमारे मोहल्ले में आता है और लड़की के लिए गाड़ी भेजता है। ये कहानी जिस तरह से आगे बढ़ती है, हालांकि अभिषेक की कहानी सुनने में जितनी सीधी लगती है, मुझे लगता है ये कहानी इतनी सीधी भी नहीं है, क्योंकि इस कहानी में मुझे लगता है शीबा भी फंसती चली जाती है और आखिर में जा करके एक ऐसा क्राइम उस लड़की के हाथों से होता है, एक ऐसा क्राइम, एक ऐसा शख्स उस लड़की की जिंदगी में आता है जिसका अंजाम शायद शीबा को 1 अगस्त को पता चला, जब कोर्ट रूम में शीबा को सजा सुनाई गई। उस वक्त जो उसके आंसू गिरे हैं उस कोर्ट रूम में, किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि जब शीबा रोएगी और इतना फफक कर रोएगी, मेरे ख्याल से उस दिन शीबा को उस दिन की याद आई होगी कि काश अगर वो लड़का मेरी जिंदगी में ना आया होता तो उसे अब आजीवन जेल की सलाखों को अपना घर नहीं बनाना पड़ता। मैं चाहूंगी अभिषेक आप इस कहानी को आगे हमारे दर्शकों को बताएं। आप जैसे बता रही हैं ना कि इजलाल उसकी ज़िंदगी में आया, अब इस केस में क्या है, इजलाल ने भी नहीं सोचा होगा कि शीबा जैसी लड़की जो एक अच्छे घराने से है वो इस तरह की सलाह देगी। जो कहानी आपने बीच में छोड़ दी कि उसके घर लोग जाते हैं, मोहल्ले में चर्चा हो जाती है, वो आधी रात को कार लेकर जाता है, इसको बिठाता है शीबा को और ये लोग घूमने निकल जाते हैं। उस पूरे मोहल्ले में इस बात की चर्चा हो जाती है कि एक दूसरे समुदाय का लड़का हमारे यहाँ की लड़की को लेकर जा रहा है। अब नाम भी राधा गार्डन सोसाइटी का था। उसके बाद 3 लड़के आते हैं। 3 लड़के इसको रोकने की कोशिश करते हैं, समझाते हैं कि देखो मान जाओ। अब इजलाल कौन था ये जानना बेहद ज़रूरी है। इजलाल था एक मीट कारोबारी, इलाके का दबंग। अब उसकी लड़ाई होती है, वो सबसे पहले मारपीट होती है तो इजलाल पीटा जाता है। अब इसके दिमाग में ये बात चल रही होती है कि बदला लेना कैसे है, लेकिन जब वो शीबा की तरफ देखता है तो उसको लगता है कि बदले से ज़्यादा ज़रूरी प्यार है। इसलिए उसका दिमाग ठंडा हो जाता है और वो ये सोचता है कि चलो बदला ना लेकर दोस्ती निभाते हैं, और वो तीनों लड़कों से दोस्ती कर लेता है। लेकिन शीबा के दिमाग में ये बात चल रही होती है काफ़ी लंबे वक्त से, और उसके बाद मैं तारीख याद करता हूँ, 22 मई 2008 की तारीख आती है। 22 मई 2008 को ये लोग एक प्लान बनाते हैं, उन तीनों लड़कों को बुलाते हैं। वहीं गुदड़ी बाज़ार एक जो एरिया है जहाँ का ये चर्चित मतलब मामला है, वहीं एक चबूतरा होता है। उसी चबूतरे पे ये लोग तीनों के साथ जिस घटना को अंजाम देते हैं, उसके बाद पुलिस भी ये नहीं समझ पाती है कि आखिर पूरी कहानी क्या है, क्योंकि शीबा सबसे पहले मेरठ से निकलती है, फिर दुबई जाती है, फिर वहाँ से गंगानगर, फिर ये पूरी कहानी ऐसे उलझी हुई थी कि इसको मतलब इसकी फाइल खुलते खुलते काफ़ी लंबा वक्त बीत गया। जी, और जिस तरह से अभिषेक मैं कहूँगी इस घटना को अंजाम दिया गया, हालांकि शीबा की प्रोफाइल जिस तरीके से रही है कोई भी नहीं सोच सकता, इनफैक्ट मैं भी नहीं सोच सकती कि कोई लड़की इतनी हाई प्रोफाइल जिंदगी जीने वाली उसके हाथ से इस तरीके का क्राइम हो सकता है, या उसके दिमाग में ऐसा कोई ख्याल भी आ सकता है। जिस तरह से उन तीनों को जो है रास्ते से हटाया गया वो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक था। बीते उत्तर प्रदेश में अगर हम देखेंगे तो कई ऐसी घटनाएं जो है सामने आती है जिनको सुनकर रूह कांप जाती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं कहूँगी दर्दनाक जो है क्राइम उन तीनों के साथ किया गया। क्योंकि जब पुलिस को ये बात पता चली अभिषेक कि उन तीनों को जिस तरीके से जहाँ पे जैसे आपने बताया इजलाल मीट कारोबारी है, और जिस तरीके से उसने उन तीनों को अपने रास्ते से हटाया वो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक था। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे यहाँ पे करूँगी कि जैसे आपने अभी दुबई का नाम लिया था, तो इस जो है मेरठ से लेकर के दुबई तक का क्या कनेक्शन था? क्योंकि जब शीबा को कोर्ट में भी पेश किया गया तो हालांकि दुबई का नाम भी सामने आया था, तो क्या इस घटना को अंजाम देने के लिए दुबई से भी कोई कनेक्शन चल रहा था या क्या था? नहीं, इस केस में जो अब तक जानकारी है, मतलब 1 अगस्त को जो सज़ा सुनाई जिला जज स्पेशल कोर्ट एंटी करप्शन 2 की अदालत बैठी थी, उन्होंने जो सज़ा सुनाई, सारे आरोपियों को 10-10 साल की सज़ा है, उम्र कैद है, माफ़ कीजिएगा, सारे आरोपियों को उम्र कैद सुनाई गई है और जुर्माना भी लगाया गया है।
तो जो सज़ा सुनाई गई है उसमें जो कहानी है, पूरी कहानी गुदड़ी बाजार के इर्द गिर्द और राधा गार्डन के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन चूंकि पुलिस इस केस की जांच में इजलाल का नाम था और पुलिस इस केस की जांच के तह तक जाना चाहती थी, इस केस के तह तक ये पता करना चाहती थी कि कहीं कोई और कनेक्शन तो नहीं है, तो इसलिए जहां वो दुबई में रुकी थी उसकी भी जानकारी जुटाई गई। शीबा से जब पूछा गया कि ये कहानी हुई क्यों, तो तब के तत्कालीन इंस्पेक्टर थे डीके बालियान। वो बताते हैं कि शीबा को इस बात का अफसोस था कि अगर उसके दोस्त ये नहीं बताते, इजलाल नाम अगर उसको बता देते, तो शायद वो दोस्ती नहीं करती। उनके दोस्तों ने ये बताया, शीबा के दोस्तों ने ये बताया कि ये इजलाल नहीं बल्कि कोई हिंदू नाम, आप जो भी नाम रख लीजिए, वो बताया। इसलिए शीबा को लगा कि पैसा रुतबा सब कुछ है, तो फिर ज़िंदगी जीने में क्या हर्ज है। लेकिन शीबा को ये नहीं पता था कि जिस समाज में वो रहती हैं उस समाज के 3 लड़के आएंगे, रोकने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद इन लोगों के दिमाग में ऐसा आइडिया आएगा जो ज़िंदगी जीने की बजाय सलाखों के पीछे पूरी ज़िंदगी ताउम्र अब डाल दिया है जेल के पीछे, चाहे। और इजलाल और शीबा के चक्कर में 10 लोग और गए हैं। ये वही बात हुई अभिषेक कि कब किसका दिमाग कौन सा रूप ले ले ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि देखिए जब शीबा को पता चला था कि वो लड़का मुस्लिम है, वो तब भी उसे छोड़ सकती थी, लेकिन जैसे आपने कहा कि पैसा और रुतबा देख करके वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई, और जिस तरह से दिमाग बंद हो करके हो सकता है कि ब्रेन वॉश किया गया हो। हाँ, कहानी का मोड़ जिस तरीके से वही है कि इंसान का दिमाग किस तरीके से क्या रुख ले। अच्छा, इस मामले के, हालांकि ये मामला साल 2008 का है, फैसला 2024 1 अगस्त को सुनाया गया, तो इस मामले में इतनी देरी क्यों हुई कोर्ट को? काफी लंबा टाइम है, कोई 1-2 साल की बात नहीं है। नहीं, देखिए, अगर हाई प्रोफाइल लोग कुछ भी करते हैं, हाई प्रोफाइल लोग और खासकर पेशेवर टाइप के लोग अगर कुछ करते हैं, ज़्यादा पैसे वाले लोग अगर किसी से कुछ भी करवाते हैं, तो उस केस को पुलिस को खोलने में काफ़ी वक्त लगता है। पहली थ्योरी तो ये हो सकती है। दूसरी थ्योरी ये हो सकती है कि जब अदालत में कोई भी मुकदमा जाता है, चाहे वो अपराध का हो चाहे वो सिविल हो, सिविल मामलों में, ज़मीनी मामलों में ज़्यादा वक्त लगता है, लेकिन अपराध के मामलों में जज की खास करके जो फैसला सुनाते हैं, उनकी ये कोशिश होती है कि निर्दोष जो हो उसको सज़ा ना मिल जाए गलती से। मतलब ऐसा कोई तथ्य सामने ना आ जाए, जो गुनाहगार है उसी को सज़ा मिलनी चाहिए। इसलिए एक एक तथ्य देखने में मुझे लगता है हमारे देश का सिस्टम भी ऐसा ही है। 16 साल तो कुछ नहीं है, 50-50 सालों से मामले पेंडिंग हैं, और अदालत में आज भी लाखों मामले पेंडिंग हैं। निर्भया केस में भी देखिए कितना वक्त लगा, जिसमें ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट बन गए। हर केस में आप देखते हैं हमारे यहाँ जो सज़ा सुनाने का जो टाइमिंग है, कन्विक्शन रेट है, वो काफ़ी डिले है, और उसको सुधारना बेहद ज़रूरी है। आप इस केस को देखिए, भले ही शीबा सिरोही का केस हो, इजलाल का केस हो, हम इस केस की बात नहीं कर रहे हैं, बाकी सारे केसों में सज़ा में इतना वक्त लग रहा है कि कई बार तो आरोपी की मौत हो जाती है। इस केस में भी 2 लोगों की मौत हो चुकी है, एक नाबालिग है जिसका केस अभी भी चल रहा है, अभी सारे आरोपियों को सज़ा नहीं हुई है एक तरह से। अच्छा, एक आखिरी सवाल जो मैं पूछूंगी, जो हर कोई पूछ रहा है, इतनी पढ़ी लिखी लड़की, इतनी अच्छी जिंदगी जीने वाली लड़की कि पिता कर्नल है, पति जो है सेना में कैप्टन है, माँ जो है नामी स्कूल में प्रिंसिपल रह चुकी हैं, इतनी हाई प्रोफाइल जिंदगी, इतनी स्वस्थ जिंदगी, इतनी हेल्दी लाइफस्टाइल जीने वाली लड़की के हाथों से इस तरह की क्राइम होना एक सोच विचार की बात है। या तो फिर शीबा का माइंड वॉश किया गया हो, या तो फिर उसको कुछ ऐसी पट्टी पढ़ाई गई हो, या तो फिर उसको कुछ ऐसा ब्लैकमेल किया गया हो कि चाहकर भी वो कोई सही फैसला ना ले पाए। नहीं, अगर आप ये कह रही हैं कि शीबा का माइंड वॉश किया गया हो, 1% को मान लेते हैं, लेकिन अगर अदालत ने इनको गुनाहगार पाया है, सज़ा सुनाई है, तो ये साजिश करता है, आरोपी हैं, और सज़ा हो चुकी है तो आप अपराधी हैं। जहाँ तक सवाल इस बात का है, जो कहानी पुलिस की विवेचना में आई है अब तक, वो ये है कि शीबा ने ही इजलाल को उकसाया था बदले के लिए, तो फिर ये बात प्यार और सम्मान किया जाती है, और इसके चक्कर में पता नहीं कितने लोग इस दुनिया से गए हैं, कितने तरह के अपराध हुए हैं, शायद इसकी कोई गिनती नहीं है। अब इस कहानी में इतनी पढ़ी लिखी लड़की ऐसा कदम क्यों उठाती है? वो दुबई में तो अच्छा खासा नौकरी कर रही थी, फिर उसको यहाँ आकर अकेले रहने, चलो तलाक हो गया वो ठीक है, अकेले रहने, उसके बाद फिर इस तरीके की घटनाएं, मतलब समझ से बाहर है। आप अगर सोचिए तो आपको क्या लगेगा, कोई क्राइम क्यों करेगा? कोई भी नहीं चाहेगा कि जो अच्छी ज़िंदगी जी रहा हो वो सलाखों के पीछे जाए।
जेल की ज़िंदगी मिर्ज़ापुर में तो देखी है ना। मिर्ज़ापुर की जो सीरीज अभी आई थी उसमें जेल की ज़िंदगी जो दिखाई है, गुड्डू पंडित के जो पिता होते हैं उनकी जेल की ज़िंदगी जो दिखाई है वो वाकई समझने वाली बात है कि जो लोग ये कह देते हैं कि मैं सज़ा काट लूँगा जोश जोश में आकर किसी अपराध के बाद, उनको ये पता चलना चाहिए कि जेल की ज़िंदगी होती कैसी है। ये वही बात मैं कहूंगी अभिषेक कि विनाश काले विपरीत बुद्धि जो हम कहते हैं हमेशा कि जब जिसका अंत करीब आता है तो उसका दिमाग कब कौन सा रुख ले ले ये नहीं पता होता। हालांकि इस केस में अब जो है शीबा को आजीवन कारावास हो चुकी है, साथ ही 10 के 10 आरोपी जो हैं उनको भी अब सारी जिंदगी जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा चर्चा में इस समय मीडिया में घूम रही है, जो जिसकी चर्चा पुलिसकर्मी भी कर रहे हैं, कि जिस वक्त शीबा को सजा सुनाई गई थी उस वक्त उसका चेहरा साफ ये चीज बयां कर रहा था कि उससे गलती हो गई। उसको उस समय इतना उकसाना नहीं चाहिए था। हालांकि उकसा आपने दिया, लेकिन दूसरे के दिमाग में किस तरीके का वो एक रूप ले वो नहीं पता होता। जिस तरीके से शीबा ने कोर्ट रूम में सबके सामने, हजारों की संख्या में अभिषेक मुझे लगता है कोर्ट रूम में पुलिस तैनात थे, भारी संख्या में पुलिस थी, हाँ दर्जनों के संख्या में पुलिस तैनात थे। सबने देखा कि जिस तरह से शीबा जो है कोर्ट रूम में रो रही थी, उनके आंसुओं से यह साफ पता चल रहा था कि उन्होंने जो किया वो गलत किया। लेकिन रोते रोते अब उनको आजीवन साल 2008 याद रहेगा, और साथ ही वो पहली मुलाकात शीबा को इजलाल से याद रहेगी कि काश अगर मैं उससे ना मिली होती, काश अगर मैं उसके साथ रात में कार में बैठकर ना गई होती, तो शायद अब उनको जेल की सलाखों को अपना घर नहीं देखना पड़ता।